आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज से हम इस चैनल पे NMMS का साइंस का जितना भी सिलेबस है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2024-25 का जो पेपर है वहां से लेके तो 2018-17-18 वो जितने भी पेपर्स है वो सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ऐसी सिमिलर सीरीज मैथ्स के लिए भी चाहिए है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट मैं मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे के सारे आपको सॉल्व करके दे दूं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, जिसमें हम लोग साइंस के जितने भी 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024-25 में वो सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 3 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू डैश ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब सेल्सियस स्केल पे है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा उसका आपको क्या बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो हमने एक चीज क्या पढ़ी है कि डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 32 है इसको इग्नोर कर देना पड़ेगा। ओके, तो जो दिया है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, डिग्री सेल्सियस वाली चीज को कितना दिया है, 3 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल, तो आपको 3 डिग्री दिया है सेल्सियस स्केल के, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा TC इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 9/5, मतलब कितना हो गया, 27/5। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर आता है 5.4। कितना आता है, 5.4। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5.4 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड प्रूव्स। जब भी बिजली जो कड़कती है तो वो बादल आसमान से जब वो जमीन पे आती है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है करंट कैन पास थ्रू गैसियस मीडियम। क्या हो सकता है, करंट जो है, देखो हवा में कौन सा मीडियम है, करंट को पास होने के लिए गैसियस मीडियम है, तो करंट क्या हो रहा है, क्लाउड से लेके अर्थ तक आ रहा है, मतलब वो गैसियस मीडियम से पास हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम, करंट कैन पास थ्रू गैसियस मीडियम, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश मेक्स अप टू 75% मास ऑफ द सन व्हाइल हेलियम इज डैश %। मतलब जो सन है, सन का जो मास है वो कितना, मतलब 72% किस चीज की वजह से है, और हेलियम अगर उसके अंदर है तो वो कितने % है, ये उन्होंने पूछा है। तो देखो सन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन की वजह से कितना होता है, 72% होता है। मतलब हाइड्रोजन उसके अंदर कितना है, 72% हाइड्रोजन है, और जो हेलियम है उसका परसेंटेज कितना है, 26%। ओके, तो इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन एंड 26%, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आप लोगों को चूज करना है। यहाँ पे ना ये सारे क्वेश्चंस देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मराठी में भी है, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एंड 26। तो यहाँ पे मैंने इस वाला जो है इधर मार्क नहीं किया है, बट आप लोग समझ लेना कि ये जो है यही ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, ये हमारा ग्राफ का ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ये हाइट इंक्रीज होते जा रही है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से ये हाइट ऐसे इंक्रीज हो रही है, ये वाली लाइन, बट ये जो प्रेशर का जो ग्राफ है ये देखो कैसे हो रहा है, ऊपर से ये नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नीचे के ऑप्शन देखो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट, ये तो ट्रू है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है। वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन 2000 मीटर टू 6000 मीटर इज मोर रैपिड देन 6000 मीटर टू 10,000 मीटर। मतलब 2000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक क्या ये बहुत फास्ट होते जा रहा है, यस। ये देखो मोर रैपिड मतलब क्या है, ये बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू, यहाँ से देखो एकदम डिक्रीज हो रहा है। वही 6000 से लेके 10,000 तक उसका जो स्लोप है वो कैसा है, स्मॉलर है, मतलब वो क्या है, स्लोली डिक्रीज हो रहा है। ओके,
तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटेस्ट एट सी लेवल, ये तो हमें पता है कि इट इज ग्रेटेस्ट एट सी लेवल, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट। देखो दिस इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वही क्वेश्चन फिर से मराठी में है, ओके, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिजाइन फॉर्म्ड, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है। इन 4 स्टेटमेंट्स में से सबसे करेक्ट वाला स्टेटमेंट क्या है ये बताओ। तो डिजाइन फॉर्म्ड बाय क्लाइडोस्कोप्स आर ऑलवेज सेम। देखो क्लाइडोस्कोप्स जो होते हैं वो हमेशा सेम डिजाइन बनाते हैं, ये चीज करेक्ट है या नहीं ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइडोस्कोप क्या होता है और पेरिस्कोप क्या होता है। देखो आप है ना, अगर आपने मतलब आपको स्कूल वगैरह में एक्टिविटी रहेगा, आपको क्या करना है, 3 कांच के टुकड़े लेने हैं, ओके, क्या करना है, 3 कांच के टुकड़े लेने हैं। बट वो जो कांच के टुकड़े रहेंगे ना, उनकी जो साइज है वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो होने चाहिए। और आपको क्या करना है, उन तीनों को ऐसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में क्या करना है? प्लेस करना है। मतलब वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो ऐसे, और ये जो है ना ये ऐसे होगा। मतलब अगर आप 3D में देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो होता है ना, ये वाला एक साइड जो होता है उसको क्लोज कर देना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ना सपोज आप उसके अंदर अगर ये डालो, मम्मी की चूड़ी वगैरह जो होती है, अगर आप उसको उसके अंदर तोड़ के डालोगे तो क्या होता है, अलग अलग उसके पैटर्न्स बनते हैं, तो वो होता है क्लाइडोस्कोप। और वही पेरिस्कोप मतलब क्या होता है, सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, ओके, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल है और आपको इधर क्या हो रहा है वो देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा एक डिवाइस होता है, तो यहाँ से इसको आप ऐसे लगा के ये सारी चीजें देख सकते हो जो यहाँ पे हो रही है। मतलब आपको आपकी आंख यहाँ पे लगानी है पर आपको दिखेगा यहाँ पे जो हो रहा है वो होता है पेरिस्कोप, जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, सबमरीन्स वगैरह जो होती है ना उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, डिजाइन फॉर्म इन क्लाइडोस्कोप आर ऑलवेज सेम, तो ये क्या है, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन क्लाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप आर ऑलवेज सेम, मतलब क्लाइडोस्कोप जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग इमेजेस फॉर्म होते हैं। वही जो पेरिस्कोप होता है उसके अंदर सिर्फ 2 इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर नॉट सेम। तो ये भी क्या हो गया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। देखो मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन क्लाइडोस्कोप बट ओनली 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड इन पेरिस्कोप, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, द एंगल between the mirror in kaleidoscope is 60 degree while between the mirrors in periscope is 45 degree, तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन क्लाइडोस्कोप बट ओनली 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द पेरिस्कोप, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ बॉम्ब explodes अंडर वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 352 मीटर। मतलब क्या हुआ, पानी के 352 मीटर नीचे क्या हुआ है, एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ। ओके, इफ साउंड वेव कंप्लीट्स 110 साइकिल्स टिल इट रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो साउंड वेव्स है उन्होंने क्या किया, 110 साइकिल्स कंप्लीट किए, कहां तक, वो नीचे से ऊपर आने तक। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन कंप्रेशन ऑफ द वेव। तो वेव जो है उसके वन कंप्रेशन की लेंथ कितनी होगी ये उन्होंने पूछा है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या दिया है कि डेप्थ ऑफ वाटर इज 352 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस वेव ने कितना ट्रेवल किया, इट इज इक्वल टू व्हाट, 352 मीटर। तो ये हो गया 352, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 352 मीटर। एंड नंबर ऑफ साइकिल्स, देखो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, 110 साइकिल्स। ओके, तो आपने इससे क्या निकाला, वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन नंबर ऑफ साइकिल। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 352 डिवाइडेड बाय 110। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आता है 3.2। लेकिन ये जो 3.2 है, आप में से 90% बच्चे यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और ये गलत हो जाता है। देखो वेवलेंथ जो है वो कितना है, 3.2। ओके, वेवलेंथ कितना है हमारा, यहाँ पे देखो वेवलेंथ इज इक्वल टू 3.2। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, अच्छे से देखो, उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन कंप्रेशन ऑफ द वेव। मतलब जो वेव है उसका जो वन कंप्रेशन है
मतलब सपोज ये पूरा पूरा वेव है, तो यहां से यहां तक ये पूरा वेव है, तो इसका वन कंप्रेशन मतलब इतना ही पार्ट, तो ये पार्ट जो है वो कितना है, तो वन कंप्रेशन ऑफ वेव, देखो वन कंप्रेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2। कैसे होगा, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये जो है सपोज ये कोई वेव है, यहां से यहां तक हमारी साउंड वेव होती है, राइट। अभी इसका ये जो है इसकी वेवलेंथ मतलब कितना, दिस, ये पूरा प्लस ये पूरा, मतलब ये क्या, यहां से लेके तो यहां तक का पूरा डिस्टेंस। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, वन कंप्रेशन मतलब कितना होता है, वन कंप्रेशन मतलब होता है सिर्फ यहां से लेके तो यहां तक, हमें सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये देखो ये इक्वल होता है, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2, वेवलेंथ कितना है हमारा, इट इज 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर कितना आता है 1.6, कितना आता है, इज इक्वल टू व्हाट, 1.6। तो इसका आंसर क्या है 1.6। ओके, देखो 1.6 ऑप्शन है, 1.6 मीटर हमारा आंसर है। ओके, ये मीटर में रहेगा क्योंकि देखो ये सारी चीजें मीटर में होगी ना, ये क्या है 352 मीटर, ये मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। ओके, यूनिट ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ वेट पल्प इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा ड्राई सेल होता है, जो मतलब जो बैटरी वगैरह में जो यूज होता है सेल, वो जो होता है उसको ड्राई सेल बोलते हैं। तो ड्राई सेल के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या दोनों मतलब क्या वो जो उसके अंदर जो वेट सब्सटेंस होता है, जो गीला गीला उसके अंदर सब्सटेंस होता है, वो किससे बनता है, तो वो बनता है हमारा जिंक क्लोराइड एंड NH4Cl से। किससे बनता है, जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 प्लस NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों चीजों से वो चीज बनती है। तो सेम आंसर यहाँ पे भी होगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिगर मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अभी आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक साउंड वेव दिया है, उसके जो वेव के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपको इसके मदद से ये मैच द पेयर सॉल्व करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं हाई डेंसिटी क्या होता है, मतलब जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो वो हो जाता है हाई डेंसिटी। वही जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उसमें होता है, वो बोलते हैं हम लो डेंसिटी। ओके, ये दोनों चीजें ध्यान में रखो। तो नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ हाई एयर डेंसिटी, ऐसे कितने रीजन्स है जहां पे एयर की जो डेंसिटी है वो हाई है। तो देखो कितने पार्ट्स है जहां पे ये मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, यहाँ पे भी ये बहुत क्लोज है, और यहाँ पे भी ये बहुत क्लोज है। तो कितने रीजन्स है टोटल, 4 रीजन्स है जहां पे क्या है, नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ हाई एयर डेंसिटी इज व्हाट, इट इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रीजन ऑफ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कम कहां पे है वो हमें देखना है। तो देखो एयर प्रेशर कम मतलब क्या, कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है एक दूसरे से दूर दूर है, दूर दूर रहेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करते हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो आपको दिख क्या आएगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से एकदम पास में है। वही ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से काफी दूर दूर है। समझ आ रहा है, तो क्या होगा, रीजन ऑफ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये देखो थोड़ा सा ही है एज कंपेयर टू ये सब, तो ये कितना है 3.5, कितना है 3.5 मतलब कितना 3.5। ओके, एंड नंबर ऑफ साइकिल शोन इन द फिगर। अभी इस फिगर में कितने साइकिल्स हैं मतलब कितने वेव्स है। तो देखो एक वेव मतलब कितना होता है, 1 साइकिल मतलब यहां से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एंड होगा, राइट। फिर सेकेंड वेव जो है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां से एंड होता है, ये हो गया हमारा सेकेंड वेव। फिर थर्ड वेव देखो ये यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ये हो गया हमारा थर्ड वेव। और फोर्थ वेव देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पर इधर ही खत्म हो रहा है, ये पूरा यहाँ तक खत्म हो रहा है क्या, नहीं। तो ये कितना है 3.5। देखो 1 2 3 और यहाँ तक ही है, तो ये कितना हो गया हाफ। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 3.5। अभी देखो फर्स्ट का ऑप्शन डी कहाँ पे है, फर्स्ट का ऑप्शन डी ये वाला है,
और ये वाले आंसर में भी है, तो मतलब इन दोनों में से कोई तो होगा। फिर सेकंड वाला देखो, नंबर ऑफ रीजन ऑफ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, सेकंड का आंसर क्या है, बी है, तो सेकंड का आंसर बी। यहाँ पे देखो सेकंड का आंसर सी है, तो मतलब ये ऑप्शन गया, सेकंड का ऑप्शन बी यहाँ पे है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसका सेम क्वेश्चन वही है मराठी में, तो फिर वही होगा, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू बायंट फोर्स। अभी बायंट फोर्स क्या होता है, देखो इट इज द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द मतलब नीचे से जो एक्ट होता है। देखो अगर कोई भी सब्सटेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको ऊपर से भी एक फोर्स एक्ट होता है, यहाँ से भी एक फोर्स एक्ट होता है, तो ये जो फोर्स है जो उसको नीचे से उसके ऊपर ला रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर बायंट फोर्स। ओके, तो बायंट फोर्स से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डीपिंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर देखो क्या है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डीपिंग ऑब्जेक्ट एंड इंक्रीजेस द डेंसिटी इंक्रीजेस इन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे जो हम ऑब्जेक्ट डीप कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम बढ़ते जाता है, तो वो क्या होता है, बायंट फोर्स भी बढ़ते जाता है। ओके, और जो उसकी डेंसिटी है वो लिक्विड की क्या होती है, वो भी इंक्रीज होते जाती है, लिक्विड की डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल गोज फ्रॉम पॉइंट ए, देखो यहां से ए पॉइंट से जा रहा है राहुल डी पॉइंट तक, एज शोन इन द फिगर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें अलग अलग है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर उन्होंने पूछा कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो वो इस रास्ते से जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती थी। बट उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है पेपर में डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट एंड ऑल्सो इट इज स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है क्या, ऐसे जा रहा है फिर इधर मुड़ रहा है फिर इधर जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आपको इसका स्ट्रेट लाइन देखना है तो देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से बी से लेके डायरेक्ट डी तक भी जा सकता है, राइट। और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हमें क्या करना है, इस वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ए से लेके बी प्लस बी से लेके डी। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए से लेके बी प्लस बी से लेके डी प्लस बी से लेके डी, इतना सारा। अभी ए बी का डिस्टेंस कितना है, उन्होंने तो ये दे दिया है 10, ए बी इज इक्वल टू 10, ये तो हमें पता है। ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू 10, बट हमें ये नहीं पता कि बी डी कितना है, बी डी तो हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज देखो, उन्होंने क्या दिया है, बीसी का लेंथ दे दिया है और डीसी का लेंथ दे दिया है। अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से बीडी जो है, देखो बीडी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं बीडी का जो स्क्वायर होगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू व्हाट, बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। अभी बीसी कितना है 10√2 एंड डीसी कितना है 10√2, तो कर दो, क्या होगा 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर। 10√2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस ये जो है √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 200 प्लस फिर से ये कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना आ गया 400। अभी बीडी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो बीडी क्या हो जाएगा √400। देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू कितना होगा √400 विच इज इक्वल टू 20। कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 20। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बीडी विल बी इक्वल टू 20 मीटर, राइट। बीडी विल बी इक्वल टू 20 मीटर। अभी बस क्या करना है, ए बी प्लस बी डी कर दो। ए बी प्लस बी डी कितना होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30। देखो यहाँ पे मैंने इसी स्लाइड पे आप लोगों को सॉल्व कर दिया, बट आई होप कि आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो ए बी
प्लस बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 + 20 विच इज इक्वल टू 30। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 30। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है। देखो हमारा आंसर करेक्ट है, ये कितना है 30। ओके 30 इज द आंसर। नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है वही मराठी में, तो इसका आंसर क्या होगा 30 मीटर। ओके आपको क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इसके अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज द इनकरेक्ट पोस्टुलेट रिलेटेड टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल इन द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स है वो दिए हैं, उसमें से क्या बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है वो आप लोगों को बताना है, मतलब रॉन्ग कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो क्या आंसर है इसका, देखो फर्स्ट वाला अगर आप देखते हो इसका आंसर क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट नहीं होती है, ऐसा ये बोल रहा है। तो दिस इज रॉन्ग। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस इन द atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at a certain distance from the nucleus. This is correct. फिर उसके बाद when an electron jumps from an inner orbit to outer orbit, it absorbs energy equal to the difference in the in its energy level. This is also correct. And when an electron jumps from an outer orbit to inner orbit, it emits energy. देखो outer orbit से जब inner orbit में वो आता है तो वो क्या करता है एनर्जी एमिट करता है। ओके और इनर से आउटर जब जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीजें है ना आप लोगों को क्लास 11th में है शायद या 10th वगैरह में भी है आगे, तो ये काफी डिटेल में हो गया, बट इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कंपाउंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट इज रिस्पेक्टिवली। अभी आपको क्या पूछा है, वाटर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वेट जो है उसका रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, वेट का रेशियो। अभी मैं आपको बताती हूँ, आप में से 90% बच्चे क्या करोगे ना, क्या पूछा है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, इतना पूछ दिया, इतना ही क्वेश्चन पढ़ोगे और क्या लिख दोगे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2:1। लेकिन ये जो चीज है ये गलत है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो उन्होंने क्या पूछा है बाय वेट पूछा है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन देखो सबसे पहले तो वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, H2O वाटर का फॉर्मूला है। अभी वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का वजन होता है 1। अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का वजन 2। देखो वेट वेट ऑफ क्या है ये हाइड्रोजन इन वाटर कितना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज इक्वल टू 2। वही वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कितना है, एक ही ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है 16, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। अभी आपको रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, 2:16 इसका रेशियो। तो देखो रेशियो क्या, सॉरी ये प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन जो यहाँ पे हमें देना है वो कितना होगा 2:16 का। अभी 2:16 अगर आपको प्रोपोर्शन करना है मतलब क्या हो गया 2/16। इसी को अगर आप दोनों को 2 से डिवाइड करते हो तो ये कितना हो जाता है 1/8 विच इज इक्वल टू व्हाट 1:8। मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1:8। तो इसका आंसर क्या है, दिस विल बी द आंसर, क्या होगा 1:8। क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पेपर है ना ये पेपर बहुत इजी आएगा, बस क्या होगा ना आप हड़बड़ी में क्या होगा 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं, उतनी देर में कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करने जाते हैं और इसी की वजह से मिस्टेक्स होती है। तो इसके लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन रीड करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। समझ आया, ये क्वेश्चन काफी इजी था। तो इसका आंसर कितना आएगा 1:8। यहाँ पे कितना आएगा 1:8। अभी वो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा तो यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग कंपाउंड दिया है, उनका जो है नाम दिया है और उनका फॉर्मूला दिया है। तो आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट है जो गलत है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सल्फ्यूरस एसिड, स्पेलिंग पढ़ो क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। बहुत सारे बच्चे इधर ही गलती कर देंगे, उनको क्या लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड बोला है
और सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, देखो अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है H2SO4, ये होता है H2SO4। यहाँ पे क्या पूछा है सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड का होता है H2SO3। ओके, ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे ये क्या है कार्बोनिक एसिड, तो H2CO3, ये भी करेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आता है Na2CO3, ये होता है, ये क्या है ये वाला जो है ये गलत है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड बोला है तो ये कितना हो जाएगा H2SO4, तो ये करेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट कौन सा है सोडियम कार्बोनेट, क्या आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स दिए, मतलब ऐसे गैसेस दिए जो एयर को पोल्यूट करते हैं और उनके सोर्सेज दिए हैं वो किसकी वजह से आते हैं। तो आपको क्या करना है जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। तो देखो क्या है मीथेन, तो इंडस्ट्रियल लीकेज, मीथेन क्या होता है इंडस्ट्रियल गैस है, तो इंडस्ट्रियल लीकेज अगर होगा तो उसकी वजह से मीथेन गैस होता है, तो दिस इज करेक्ट। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो किससे बनते हैं व्हीकल स्मोक से, तो दिस इज व्हीकुलर स्मोक, मतलब जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है ना उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऐसे ऐसे गैसेस निकलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इन्होंने क्या बोला है एसिड रेन। देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है ये सबसे मेन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे ये होता है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से, तो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग आंसर। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड तो इंडस्ट्रियल स्मोक, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एसिड रेन। ये जो है ये क्या है इनकरेक्ट है, ये किसकी वजह से होता है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो आप लोगों को ढूंढना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये करेक्ट है। हमने पढ़ा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो वाटर स्टेरिलाइजेशन मतलब क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। फिर एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, दिस इज आल्सो ट्रू। जैसे कि जो पोटेशियम पोटैश वगैरह जो होता है फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है अलग अलग एसिड्स होते हैं और एसिड्स की मदद से ही वो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, तो दिस इज आल्सो ट्रू। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द बैटरी दैट इज इलेक्ट्रिक सेल, जो होता है ना बैटरीज वगैरह, देखो हम उसके अंदर एसिड का पानी डालते हैं, आपने देखा रहेगा कि जो घर में इन्वर्टर वगैरह की जो बैटरीज होती है उसके अंदर भी पानी डाला जाता है एसिड का, तो दैट इज व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर वो हम बैटरीज के अंदर डालते हैं, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। फिर नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। क्वेश्चन देखो क्या है, नाइट्रिक एसिड और बनाता क्या है क्लोराइड सॉल्ट, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट्स जो है वो किससे बनेंगे, ऐसे एसिड जिसके अंदर क्या है क्लोराइड है मतलब क्लोरीन है, तो ये क्या हो सकता है नाइट्रिक एसिड नहीं हो सकता है, क्लोरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट क्लोराइड सॉल्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो है नाइट्रिक एसिड ये वाला क्या हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर देखो क्या है, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर अपीयर्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस। देखो हमने पढ़ा है ये वाला भी एक्टिविटी जो है ना एसिड बेसिस वाला जो चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, उसके अंदर हमने पढ़ा है लाइम वाटर वाला जो टेस्ट होता है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये क्या है मतलब जो होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइम वाटर जाते चूना जो होता है ना, चूना के जो पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो वो क्या हो जाता है वो मिल्की टर्न हो जाता है, मतलब ऐसे कुछ तो व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, वो जो कंपाउंड होता है दैट इज व्हाट कैल्शियम कार्बोनेट, वो कंपाउंड क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या है, द आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, वही यहाँ पे सेम चीज है, सारे क्वेश्चंस ऊपर इंग्लिश में है और नीचे मराठी में है, तो जो मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं
उन सभी के लिए भी ये सारी वीडियोस काफी काम की है। ओके, बस कंसेप्ट मैं इंग्लिश में पढ़ा रही, मतलब पढ़ के आपको एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही दे रही हूँ, और दोनों के लिए भी ये चल जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे जो आंसर है वही यहाँ पे है। Which gases are released in the burning of fuels by burning of fuels in the production of glass? मतलब जब आपको ग्लास बनाना होता है तो उस टाइम पे जब आप फ्यूल्स बर्न करते हो तो कौन से गैसेस रिलीज होते हैं, ये उन्होंने पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 गैसेस क्या होते हैं? रिलीज होते हैं जब हम क्या करते हैं? कांच बनाते हैं। देखो, कांच निर्मितीमध्ये कोणते वो मतलब कौन से ये होते हैं, कौन से गैसेस रिलीज होते हैं जब आप फ्यूल बर्न करते हो तब, तो वो ये है। फिर फाइंड द ऑड मैन आउट आपको देखना है क्या है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है एंड पोटेशियम क्लोराइड दिया है। देखो, अगर आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है? NaCl विच इज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? इट इज एसिड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? इट इज अगेन मेटल का सॉल्ट, दैट इज मेटल सॉल्ट। तो ये भी क्या हो गया? इट इज अगेन सॉल्ट। एंड ये जो है पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है? सॉल्ट है। तो ऑड मैन आउट क्या है हमारा? ऑड मैन आउट इज हाइड्रोजन क्लोराइड इज द ऑड मैन आउट। ओके, दिस इज द आंसर। बाकी सारे क्या है? सॉल्ट है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एक एसिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कंपाउंड एंड देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर गिवन, फाइंड द रॉन्ग पेयर। अभी आपको क्या बोला है कि यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स दिए हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जैसे सॉल्ट जो होता है, तो सॉल्ट के अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। हमें पता है सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज व्हाट? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या है? सोडियम है एंड क्लोरीन है, तो ये चीज क्या है? करेक्ट है। वैसे ही ब्लू विट्रियोल जो होता है ना, ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CuSO4.5H2O, मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ऐसा उसको बोलते हैं। तो ये जो 5H2O होता है ना, ये क्या होता है? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है? इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये सारी चीजें ना आप लोगों को क्लास 10th में काफी डिटेल में है। ओके, तो देखो उन्होंने क्या दिया है? ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल में क्या क्या दिया है? कंस्टिट्यूएंट्स कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन। चेक करते हैं। कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें तो ब्लू विट्रियोल में है, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी आंसर करेक्ट है। फिर अमोनियम क्लोराइड में क्या है? सोडियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखो, अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? NH4Cl। अभी NH4Cl में क्या है? सोडियम भी है, सॉरी सोडियम है क्या? देखो क्या बोला है? सोडियम बोला है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो है, लेकिन ये जो है ये क्या है? दिस इज योर N। ओके, N मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। देखो अच्छी से देखो, N इज योर नाइट्रोजन। वही सोडियम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na। सोडियम का क्या फॉर्मूला होता है? Na फॉर्मूला होता है। तो आंसर क्या होगा? रॉन्ग जो है वो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा। बट फिर भी ये वाला चेक कर लेते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या क्या है? सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब ये क्या है? दिस इज अगेन करेक्ट वन। तो हमारा आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। ये होना तो चाहिए आंसर। चेक करते हैं यही आंसर है क्या। तो देखो आंसर क्या है? सोडियम, सॉरी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में ये जो है सोडियम नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब यहाँ पे सारे नॉन मेटल्स किस में है वो आप लोगों को पूछा है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? मैंगनीज विच इज अ मेटल। यहाँ पे ये क्या है? मैंगनीज विच इज अगेन अ मेटल। यहाँ पे क्या है? टिन। और ये बॉक्साइड जो होता है ना, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। तो ये हो गया, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। तो ये देखो मिका, फिर जिप्सम, डायमंड एंड फेल्डस्पार, ये क्या है? दिस इज द आंसर। तो ये क्या है? सारे के सारे नॉन मेटल्स है। क्या है? माइका, जिप्सम, डायमंड एंड फेल्डस्पार
आर ऑल द नॉन मेटल्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विच मिनरल इज यूज इन द फ्लैश बल्ब ऑफ अ कैमरा। जो हमारा कैमरा होता है ना, उसका जो फ्लैश होता है, देखो हमने देखा है फोन वगैरह का जो कैमरा वगैरह होता है, उसका जो फ्लैश होता है उसके अंदर एक मेटल यूज किया जाता है। तो वो मेटल क्या है उन्होंने पूछा है, तो वो मेटल है मैग्नीशियम। कौन सा मेटल होता है वो? मैग्नीशियम मेटल होता है। ओके, फिर एडाप्शन आर सीन इन प्लांट्स, in plant parts like leaves and flower which serve to attract insect and hold them captive from this we need नहीं from this which need of plant get fulfilled। देखो मतलब है ना, इसका हिंदी में मतलब बताती हूँ क्या होता है। देखो कोई कोई ऐसे कीड़े होते हैं जो सॉरी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी ये कीड़ों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, मतलब अगर वो कीड़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका क्या फायदा है प्लांट का, वो उन्होंने पूछा है। तो जब भी वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को जो अट्रैक्ट करते हैं, देखो अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव, तो जब वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उनको उनके ऊपर बैठने देते हैं, तो उसकी वजह से, उन इंसेक्ट्स की वजह से उनको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। और इसी की वजह से प्लांट्स का क्या फायदा जाता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है और इंसेक्ट्स को अगर प्लांट से कुछ चाहिए तो वो उनको मिल जाता है। ओके, तो ये इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल काउ। काउ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो उसका नाम है बॉस टॉरस। ओके, क्या नाम है? बॉस टॉरस। लेकिन कैनिस फैमिलियरिस किसको बोलते हैं? कैनिस फैमिलियरिस मतलब होता है डॉग। ओके, डॉग का नेम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। फिर उसके बाद में सोर्गम वल्गर, ये किसका नेम है? ज्वार प्लांट जो होता है ना, ज्वारी जिसको हम बोलते हैं मराठी में, हम खेत में लगाते हैं ज्वारी, दैट इज कॉल्ड एज दिस। हिबिस्कस रोजा, ये किसका नाम है? हिबिस्कस जो होता है हमारा जासवंत, उसको क्या बोलते हैं? हिबिस्कस रोजा, उसका साइंटिफिक नेम। एंड बॉस टॉरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, गाय का बॉस टॉरस साइंटिफिक नेम है। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। तो जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं? तो देखो इसका आंसर क्या है? क्लैमिडोमोनस। जो ये जो सारे हैं ना, ये सारे ये सब चीजें नहीं कर पाते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लैमिडोमोनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। अभी आपको यहाँ पे हार्ट डिसीजेस दिया है, तो हार्ट डिसीजेस में ऑड मैन आउट आपको कैलकुलेट करना है, मतलब आपको देखना है कि इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है। तो देखो बाईपास सर्जरी जो होती है ना, बाईपास सर्जरी किसके लिए होती है? रीरूटिंग ब्लड फ्लो, मतलब अगर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बराबर से नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं ना कि किसी का तो बाईपास सर्जरी हो गया वगैरह ये वो, तो एक सेकेंड ना, ये जो ये सारी चीजें होती है, ये क्यों होती है? ब्लड फ्लो अगर बॉडी में बराबर से नहीं हो रहा है तो वो सारी चीजें नॉर्मल होने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है। वही इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर जो होता है ना, जब हमारा हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे पेसमेकर इंस्टॉल किया जाता है। तो वो क्या करता है? इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द हार्ट। वो क्या करता है? हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजते रहता है। और इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, तो स्टेंट्स क्या होते हैं? स्टेंट्स देखो जब हमारा मतलब सपोज आर्टरीज वेंस जो क्या करती है? ब्लड फ्लो करती है, हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखो, उसके अंदर मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो जो स्टेंट्स होते हैं ना, ये क्यों यूज होता है? देखो हमारी जो आर्टरीज या फिर वेंस जो होती है, जो ब्लड कैरी करती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? कभी कभी ब्लॉक्स हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो ब्लॉक्स ना होने की वजह से, मतलब वो जो ब्लॉक्स है अगर उनको ओपन करना है तो किसका यूज किया जाता है? स्टेंट्स का यूज किया जाता है। और एल्सा ब्लड टेस्ट, तो ये क्या है? डिटेक्ट्स एंड मेजर एंटीजन एंड प्रोटीन विच इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द ऑड मैन आउट। तो इसका आंसर क्या है? सी। क्या आंसर है? सी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which heavy metals are absorbed by plants and thereby enter the food chain indirectly due to acid rain। तो जब एसिड रेन होता है उस टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं? ऐसे कुछ हेवी मेटल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। देखो फूड चेन हमने पढ़ा है कि फूड चेन जो होती है उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है? प्लांट्स होती है। कोई भी एनिमल जो है वो प्लांट को खाता है,
फिर उसको बड़ा एनिमल खाता है, फिर उसको बड़ा एनिमल खाता है, ये सारा होता है। तो फूड चेन में जो प्लांट्स है वो क्या मेटल एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऐसे हेवी मेटल्स को एसिड रेन की वजह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आइडेंटिफाई द फॉल्स पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आपको क्या दिया है, यहाँ पे कुछ एयर पोल्यूटेंट्स दिए हैं और उनके इफेक्ट्स दिए हैं, तो आपको ये ऑड मैन आउट आपको देखना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इरिटेशन इन आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये क्या करता है, आईज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है, मतलब ब्रीदिंग ब्रीद आउट वाला जो पूरा साइकिल होता है उसको खराब कर देता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, लोअर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या करता है, सिलिकॉसिस, तो दिस इज द रॉन्ग थिंग। ओके, एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, मेंटल वीकनेस डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। अगर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आते हो तो आपकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। वो मतलब एक टाइप ऑफ पॉइजन है, आप लोगों को पता है पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम खेत में यूज करते हैं वो एक टाइप ऑफ पॉइजन होता है। ओके, सो द रॉन्ग आंसर इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या है, सिलिकॉसिस। फिर a fire caused due to electrical components which is which type of fire, तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जब उनकी वजह से आग लगती है तो वो कौन सी होती है, इट इज द क्लास ई, ई है, देखो क्लास ई, ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे। तो यहाँ पे ना क्लास बी, क्लास ए, ऐसी अलग अलग टाइप की फायर होती है। मतलब कोई सपोज जैसे क्या हम बोल सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से अगर आग लग गई तो वो एक टाइप की, या फिर आप नेचुरल अगर कोई सब्सटेंस जला रहे हो उसकी वजह से कोई आग लग रही है तो वो एक टाइप की फायर हो जाती है। ऐसे अलग अलग फायर के टाइप्स होते हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वजह से लगती है दैट इज व्हाट, क्लास ई टाइप ऑफ फायर। कौन सा है, क्लास ई टाइप ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच डिसीजेस कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी ट्रीटमेंट्स आर यूज। अभी देखो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी में क्या दिया जाता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी बीमारी, ये सब कब दिया जाता है, जब कोई पेशेंट को कैंसर हुआ है तो उस टाइम पे उसको कीमो या फिर जो रेडिएशन या फिर जो रोबोटिक सर्जरी, मतलब है ना रोबोट की मदद से सर्जरी की जाती है तो वो कैंसर में होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डिकैस्ट्रो एंड स्टर्ली। ये जो दो साइंटिस्ट है इन्होंने कौन से ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, तो इन्होंने किया था ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर। किसको किया था, ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। इसका आंसर क्या है, ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड एज डैश सॉल्यूशन। देखो मतलब क्या है, आउटसाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोर है एज कंपेयर टू इनसाइड का कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, जब इसका उल्टा हो जाता है, मतलब क्या होता है, सेल हैज लेस वाटर, जब सेल हैज लेस वाटर एंड द आउटसाइड मीडियम हैज मोर वाटर, तो ये कौन सा हो जाता है, हाइपोटोनिक। और जब इन दोनों में, सेल में और आउटसाइड में इक्वल वाटर है तो उस टाइम पे हो जाता है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच पेयर इज रॉन्ग विथ रेफरेंस टू ब्लड प्रेशर। अभी ब्लड प्रेशर के रेफरेंस में यहाँ पे कौन सी चीज है जो गलत दी है, तो वो आप लोगों को देखना है। देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये इतना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, अभी ये जो है ना ये एग्जैक्टली सेम चीज आपके टेक्स्ट बुक में से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। मैं आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में जो एक चार्ट है वो दिखाती हूँ, फिर हम वो चार्ट देखेंगे और फिर ये चीजों को कंपेयर करेंगे। देखो ये वो चार्ट है आपका, क्या है, टाइप, ब्लड प्रेशर का टाइप, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्राइमरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2, ऐसे। तो उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 90 to 119। देखो 90 to 119 नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, मतलब दिस इज द करेक्ट वन। फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन में कितना है, 120 से लेके 139 तक है। कहां से लेके, 120 से लेके तो 139 तक, मतलब ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। ओके, हाइपरटेंशन स्टेज 1, देखो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में
सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 140 से लेके 159 तक, मतलब दिस इज अगेन करेक्ट। एंड हाइपरटेंशन स्टेज 2, अगर हाइपरटेंशन आपको स्टेज 2 का है तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कितना हो जाता है ग्रेटर देन 160। देखो यहाँ पे ये करेक्ट है, तो दिस इज द, तो इसका आंसर क्या है रॉन्ग वाला, इट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये क्या है रॉन्ग है। इसका आंसर कितना आना चाहिए था 120 से लेके तो 120 से लेके तो 139 mm, ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, which rare species is conserved in the largest Great Himalayan National Park। तो टाइगर, ये कौन सी मतलब किस एनिमल की जो ऐसी स्पेसीज है जो रेयर है, मतलब वो खत्म होने वाली है अभी, और उसको कहाँ पे कंजर्व किया गया है, लार्जेस्ट ग्रेट नेशनल पार्क में किस स्पेसीज को कंजर्व किया गया है, ये उन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर क्या है व्हाइट पैंथर। व्हाइट पैंथर जो है इसको कंजर्व किया गया है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई ग्रैनम इन द फॉलोइंग फिगर। अभी ये क्या है क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका फिगर दिया है, उसका इमेज दिया है। अभी आपको क्या पूछा है, इसमें ग्रैनम कहाँ पे है वो बताओ, ग्रैनम क्या है। तो आपको सिमिलर डायग्राम फिर से टेक्स्ट बुक में है, मैं आपको दिखाती हूँ टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है। देखो ये वाला डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेसेस, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। ये वाला जो चैप्टर है ये हमने किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो देख लो। ओके, फिर ये जो है देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर ग्रैनम, ये होता है हमारा स्ट्रोमा और ये होता है थैलेकॉइड। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखो क्या ये करेक्ट है, यस। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर, अच्छा ये सेम क्वेश्चन फिर से मराठी में है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अभी हमने इस वीडियो में जो 2024-25 का जो NMMS सैट का जो पेपर था साइंस वाला, वो हमने पूरा की पूरा सॉल्व कर लिया। कितने क्वेश्चंस थे टोटल 35 क्वेश्चंस थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अभी अगर आप लोगों को ये जो पीपीटी है ये अगर आप लोगों को चाहिए इसका पीडीएफ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। और अगर आप लोगों को इसका जो मैथ्स का जो पेपर है, मैथ्स का भी अगर आप लोगों को ऐसे ही प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें सॉल्व करवा के चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पूरा साइंस मैथ्स का भी पेपर सॉल्व करूंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने जितने भी दोस्त जो NMMS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि अगले जब तक पेपर नहीं आता है उतने जितने भी दिन है मैं उन सब दिनों में आपको पूरा साइंस एंड पूरा मैथ्स सब कुछ सॉल्व करवा दूंगी। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।